आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सोर्सेज से इनकम रिसीव हो रही है। उनको कुछ चीज़ों में वो कंफ्यूज हैं कि वो अपनी रिटर्न फाइल कैसे करेंगे, क्योंकि अक्सर वो ये होता है कि जब वो अपनी इनकम वगैरह अपनी डाल रहे होते हैं और वो कहते हैं जी हम हर जगह से टैक्स भी कटवा रहे हैं और हमें एंड पे टैक्स फिर पे करना पड़ रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, ये हमें समझ नहीं लग रही है। फिर हमारा टैक्स कटवाने का क्या फ़ायदा है अगर हम पहले शुरू में सारी चीज़ों का टैक्स कटवा रहे हैं। वो तमाम चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है वो अपनी सैलरीड इनकम भी ऐड कर रहा है, अपना रेंटल इनकम भी ऐड कर रहा है, अपना कैपिटल गेन भी ऐड कर रहा है, अपना प्रॉफिट बैंक का ऐड वो भी ऐड कर रहा है, अगर उसने किसी जगह पे डिविडेंड कोई परचेज किया हुआ है वहाँ से उसको प्रॉफिट आ रहा है वो भी ऐड कर रहा है, तो फिर वो एंड पे अपना टैक्स जो है वो क्यों कैलकुलेट दोबारा कर रहा है, उसका पेएबल क्यों निकल रहा है। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मैं कुछ चीज़ें आपको गाइड करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो प्रॉफिट है या जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आती है सैलरीड इनकम। सैलरीड इनकम हमारे पास आती है जब भी आपको सैलरी ऑफिस वगैरह से मिलती है। आपने देखा होगा कि आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा वो डिडक्ट कर लेते हैं टैक्स की शक्ल में। वो जो टैक्स की शक्ल में कुछ हिस्सा डिडक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं विद होल्डिंग टैक्स, यानी आपकी सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने काट लिया और वो आपके एफबीआर के आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट जमा करवा दिया, वो आपका टैक्स डिपॉजिट हो गया। इसी तरह यदि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आपकी एक महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए और आपकी 1 लाख की सैलरी के ऊपर 3,000 रुपये टैक्स उन्होंने काट लिया। अब 3,000 रुपये का टैक्स आपका जमा हो गया। 1 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो 12 लाख रुपया जमा हो गई हमारी सैलरीड इनकम। सैलरीड इनकम के अगेंस्ट आपका 3,000 करके 12 महीने का वो भी जमा हो गया जो कि 24,000 बन गया। ठीक है, यानी 12,000 रुपया 24,000 रुपया आपका टैक्स जमा हो गया और 12 लाख रुपया आपकी सैलरीड की इनकम आ गई। इसी तरह अगर हम देखें तो रेंटल इनकम अगर फॉर एग्जांपल हमें एक महीने की 20,000 रुपया रिसीव हो रही है, ठीक है, 20,000 रुपया हमारे एक महीने की, या आप फॉर एग्जांपल आप ये ले लें कि 10,000 रुपया हमें एक महीने की इनकम आ रही है। ठीक है, 10,000 रुपया हमें रेंटल इनकम आ रही है और 12 महीने का 1,20,000 रुपया बन गया। अब 1,20,000 आपको 10,000 रुपये की इनकम आ रही है, उसके ऊपर भी जो आपका टेनेंट है वो अब क्या करता है कि उसमें से 10,000 में से 1,000 रुपया काट लेता है, बाकी 9,000 रुपया आपको दे देता है। वो ठीक है, वो भी उसका विद होल्डिंग टैक्स है, वो भी आपके अगेंस्ट उसने जमा करवा दिया। 1 साल के बाद आपका जो रेंटल इनकम है टोटल 1,20,000 रुपये जमा होगी जो कि आपकी सैलरी इनकम की सेपरेट है और आपका रेंटल इनकम वो अलहदा आ गई। इसी तरह आपके कुछ पैसे बैंक में पड़े हुए हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, वहां से आपको प्रॉफिट आया और प्रॉफिट के अगेंस्ट भी आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट हो गया 15% के हिसाब से। इसी तरह आपकी जो आपने कोई प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी हुई थी वो प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी, उसके अगेंस्ट भी आपको प्रॉफिट या गेन आया, यानी जो प्रॉफिट होता है उसको गेन का नाम दिया जाता है। आपको गेन रिसीव हो गया, वो भी आपकी इनकम बन गई। इसी तरह आपने किसी जगह पे शेयर्स परचेज किए हुए थे, वो शेयर्स भी आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो भी आपने रिपोर्ट कर दिया। और एंड पे फिर आपका टैक्सेबल आपकी जो से वो टैक्स निकल आया जी, अब टैक्स क्यों जमा करवाएं। देखें, आपकी जो सैलरीड इनकम है और जो रेंटल इनकम है ये बेसिकली आपके नॉर्मल टैक्स हैं। अब वो कैसे है, आप देखें कि आपकी सैलरी और आपका जो रेंट है, जब आप अपनी कंपटीशन बनाते हैं एक्सेल के ऊपर, सैलरी इनकम और रेंटल इनकम को इसको कंबाइन कर दिया जाता है। कंबाइन करने के बाद फिर देखा जाता है कि क्या हमने इसके ऊपर सैलरी का स्लैब रेट लगाना है या बिजनेस का स्लैब रेट लगाना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट समझें कि स्लैब रेट कौन सा लगना है। देखिए, अगर आपकी जो रेंटल इनकम है वो 25% से ज़्यादा आती है, 25% से ज़्यादा आती है अगेंस्ट टू सैलरी, देन यू आर अप्लाई बिजनेस टैक्स स्लैब रेट। अगर आपका जो परसेंटेज है वो आपकी कम आती है, सैलरी वो आपकी जो रेंटल इनकम की जो परसेंटेज है वो 25% से कम आती है, देन यू आर अप्लाई सैलरी स्लैब रेट। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सैलरी आ गई 1 लाख रुपया और रेंट आ गया 10,000 रुपया, टोटल इनकम आपकी बन गई 1,10,000 रुपया। अब आपकी टोटल इनकम बन गई, इन दोनों को क्लब कर रहे हैं, रेंटल इनकम को भी और सैलरी इनकम को भी, इन दोनों को क्लब करके आपके पास रेंटल इनकम आ गई जी 1,10,000 रुपया। अब आप क्या करेंगे, 1,10,000 को डिवाइड कर देंगे आपके रेंटल इनकम पे। अगर जो परसेंटेज आपके पास आ रही है वो 25% से कम आ रही है तो फिर आप क्या करेंगे, 1 साल के बाद आप 12 लाख रुपया अपना सैलरी वाला और 1,20,000 रुपया रेंट वाला, इन दोनों को क्लब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13,20,000।
13,20,000 के ऊपर आप अप्लाई करेंगे स्लैब रेट सिर्फ सैलरी वाला, जो कि कम होता है। अगर बिजनेस वाला स्लैब रेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिवाइड करने के बाद आपका जो स्लैब रेट, आपकी जो परसेंटेज आ रही है वो 25% से ज्यादा आ रही है, तो देन यू आर अप्लाई बिजनेस स्लैब रेट। बिजनेस स्लैब रेट जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास स्लैब रेट 45% समथिंग आएगा। 45% अगर वो 10 मिलियन प्लस है, उसको छोड़ दें, सिर्फ आप 45% को ज़हन में रखें कि 45% आपका स्लैब रेट लगेगा, जो कि आपको टैक्स पे एंड पे देना पड़ेगा। ये दोनों जो इनकम्स हैं ये आपकी क्या है, नॉर्मल टैक्स है, नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम के ऊपर यानी आपका जो टैक्स है ये फाइनल नहीं है, जो आपका जमा हुआ था पहले, ठीक है। यानी आपका सैलरी पे जो टैक्स कट गया या जो रेंट पे टैक्स कट गया फाइनल नहीं है। एंड पे जाके पता चलेगा जी, अगर इसको दोनों को क्लब करके आपका जिस तरीके से अभी हमने निकाला कि अगर आपका फिर भी आपकी इनकम बन रही है, तो देन उसके ऊपर या तो सैलरी का स्लैब रेट अप्लाई होगा या बिजनेस का स्लैब रेट अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए कि आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बेसिकली क्या चीज होती है, जो मैं पिछले अपने तमाम लेक्चर्स में 2-3 मेरे लेक्चर्स पीछे पढ़े, और अगर आप उसको देख ले जाके आपको पता चलेगा कैपिटल गेन होता क्या है। थोड़ा सा आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि कैपिटल गेन बेसिकली ये होता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई थी 1 मिलियन की, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी आपकी अब सेल हो रही है टैक्स ईयर 2025 के अंदर जाकर 1.2 मिलियन की, 2 लाख रुपए आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ। वो जो प्रॉफिट है वो आपका गेन होगा, ठीक है। उसके ऊपर फिर टैक्स लगता है। अब जब प्रॉपर्टी आप सेल करेंगे तो आपने टैक्स पे करना होता है 236C, ठीक है, वो जो आपका सेल के टाइम पे किया जाता है। 236C जब आप टैक्स पे करेंगे तो वो भी आपका एडजस्टेबल होता है। अब गेन टैक्स आपका बेसिकली आप देखेंगे कि सबसे पहले कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपने पहले की परचेज की हुई है 1 जुलाई 2024 से पहले से, ठीक है, तो आप उसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई करेंगे कि जो आपका अगर 1 ईयर आपके पास पड़ा हुआ तो उसका स्लैब रेट लहदा होता है, 2 ईयर है तो लहदा, 3 ईयर है तो लहदा। अगर 6 साल उस प्रॉपर्टी को आपके टर्न के अंदर हो चुके हैं तो उसका जो गेन टैक्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, वो आपके पास 10 साल रहती है, 20 साल रहती है, जितनी देर भी रहती है, उसके ऊपर फ्लैट 15% आपका गेन टैक्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक तो हम बात कर रहे थे गेन टैक्स की। गेन टैक्स आपका आ गया जी 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया भी आपके इनकम में ऐड हो गया। उसके बाद अच्छा जो गेन टैक्स है वो आपका क्या है, फाइनल में आएगा, यानी इसके ऊपर आपका यानी आपने क्या करना है, आपका जो गेन टैक्स के ऊपर चीजें आ रही है ना, वो आपका गेन टैक्स का जो आपने टैक्स जमा करवाया था ना 236C, वो तो वही से एडजस्टेबल आपका हो गया। उसके बाद आ जाए आपका प्रॉफिट, आपको बैंक से प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। बैंक से प्रॉफिट जो आ रहा है वो आपका फाइनल टैक्स है। फाइनल टैक्स हम रहा है कि उसके ऊपर आपका टैक्स अगेन नहीं लगेगा अगर आपका प्रॉफिट 5 मिलियन से कम है, ठीक है। इसके ऊपर भी 2 कैटेगरी हैं कि अगर आपका जो बैंक का प्रॉफिट है वो 50 लाख से कम है या 50 लाख है तो उसके ऊपर आपका जो टैक्स 15% कट गया वही आपका फाइनल है। लेकिन अगर आपका जो टैक्स है, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 50 लाख से एक्सीड कर गया हुआ है तो उसको फिर बिजनेस स्लैब रेट लग जाएगा, नॉर्मल टैक्स में आ जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो डिविडेंड है, डिविडेंड के ऊपर भी आपका जो स्लैब है वो है, जो टैक्स है वो 15% आपका कट गया, वो भी आपका एडजस्टेबल है। अच्छा, इनके ऊपर दोबारा टैक्स आपका नहीं लगेगा, ना वो ऊपर सैलरी और रेंट की तरह इनकम में ऐड होगा। इन तीनों का जो इनकम होगी वो सेपरेट आप काउंट करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ बताने का मकसद आपको ये है कि सैलरी और रेंट ये दोनों एक इनकम आपकी कंसिडर की जाएगी। इन दोनों की पहले आप निकालेंगे परसेंटेज निकालने के बाद आप देखेंगे कि अगर ये दोनों का परसेंटेज निकालने के बाद अगर आपका 25% से कम आता है तो देन यू आर अप्लाई सैलरी स्लैब रेट। अगर यू गेट के 25% से ज्यादा आपका परसेंटेज आ रहा है सैलरी का, तो वो जो रेंटल इनकम आप रिसीव कर रहे हैं अगर वो 25% से ज्यादा आ रहा है तो देन आप दोनों को क्लब करके जो स्लैब रेट लगाएंगे एनुअल पे वो आप अप्लाई करेंगे बिजनेस का स्लैब रेट जो कि 45% होगा। इसलिए आप जब भी अपना लोग अक्सर कंफ्यूज है कि हमारा पता नहीं हमारा जो आयरस कैलकुलेट गलत कर रहा है या हमारा टैक्स हमारा कंसल्टेंट हमें गलत बता रहा है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको ये दोनों चीजें जरा अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि दोनों की चीजें अलग अलग हैं। लेकिन जब हम FBR पे अपनी जाके रिटर्न फाइल करते हैं तो वो दोनों को क्लब करता है। क्लब करने के बाद फिर आपको बताया जाता है कि आपने जो अपना टैक्स कटवाया हुआ है सैलरी के अगेंस्ट, बिजनेस के वो रेंट के अगेंस्ट, कैपिटल गेन के अगेंस्ट, आपका वो प्रॉफिट के अगेंस्ट, आपका डिविडेंड के अगेंस्ट, देन उसके बाद जाके देखा जाता है एंड पे जाके कि वो सब कुछ कटवाने के बाद भी अगर आपके पास कोई टैक्स बचता है, लायबिलिटी बचती है तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर नहीं बचेगी तो आपका रिफंड ऑटोमेटिकली निकल आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से अपनी इनकम ऐड करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। अब आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो देन आप लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको उसका रिप्लाई उसी टाइम मिल जाया करेगा, ठीक है। नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपके बाद दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।